PPSC 142 वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इसका आज का हमारा करेगा चैप्टर नंबर 11 या यूनिट नंबर रहेगी 11। क्या रहेगी? भारत तथा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, भारत और मध्य एशिया में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। ठीक है, तो भारत और जो मध्य एशिया है उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, उसके हमारे साथ संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो भारत और मध्य एशिया में संपर्क कैसा है, ये 11.3 रहेगा। इसी वाले भाग को आज में देखेंगे। बाकी जो नेक्स्ट है भारत और पश्चिम एशिया के संबंध कैसे हैं, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की जो रहेगी इसमें क्या रहेगी, 11.3 आपका रहेगा। ठीक है, इसी को देखेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। यही दो हैं, भारत और मध्य एशिया में संबंध कैसे हैं और भारत और पश्चिम एशिया। तो मिडिल ईस्ट वाला आज सेक्शन देखते हैं। ठीक है, भारत और मध्य एशिया। पेज नंबर क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। पेज नंबर इसमें क्या है, 214 है। 214 नंबर खोल लेना। ठीक है, देखिएगा, देखो सबसे पहले भारत और मध्य एशिया का अगर मैं पढ़ाऊँ तो सबसे पहले एक समझो भारत और मध्य एशिया। ठीक है, देखो क्या है भारत और मध्य एशिया जनरली ऐसा देश है, मध्य एशिया में जितने देश हैं वह लगभग क्या हैं, कहीं से भी वो समुद्री से या टच नहीं करते हैं। मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, मध्य एशिया के सभी देश, अगर उनकी भौगोलिक स्थिति अगर आप मैप में देखोगे तो मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो भौगोलिक स्थिति उनकी कहीं भी टच नहीं करती है। और मध्य एशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं वह हम बाई रोड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मध्य एशिया में और भारत में बीच में दो कंट्री आती है। एक आती है पाकिस्तान और दूसरा आता है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत ख़राब हैं। ठीक है, हमारे संबंध पाकिस्तान से बहुत ख़राब है। दूसरा अफगानिस्तान में भी अगर देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत संबंध उनके साथ बीच में अच्छे थे, बाद में अब प्रेजेंट टाइम में नहीं है। और क्योंकि अफगानिस्तान में भी हमेशा युद्ध के हालात बने रहते हैं, तो अगर आप देखोगे जो मध्य एशिया के साथ जो हमारे संबंध है वह समुद्री मार्गों से बनेगा या हवाई मार्ग से हो सकता है। हवाई मार्ग से तो व्यापार होता नहीं है, ज़्यादातर जो व्यापार होता है या सड़क मार्ग के हो सकता है या पानी के द्वारा हो सकता है, यानी समुद्री मार्गों से। तो मध्य एशिया के साथ हमने जो संबंध बनाया है, रिलेशन बनाया है, वो तो ज़मीन के साथ हो सकता है, लेकिन बीच में दो ऐसी कंट्रियाँ बनती हैं, पाकिस्तान है बीच में और अफगानिस्तान है। ये दो बीच में कंट्री आने से कह सकते हो कि जो मध्य एशिया है उनके साथ हमारे संबंध बनने में थोड़ी समस्या है। इसीलिए क्या हो गया कि हम जो उनके साथ संबंध बनाते हैं वो वाया किससे बनाते हैं कि बनाया गया है कि हम समुद्री रास्ते से, वाया रूस के रास्ते से, या कह सकते हो कि हम सीधा अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे तो भारत से अफगानिस्तान के पूरा बोट चलता था या समुद्री मार्ग था, और अफगानिस्तान से सीधा हम मध्य एशिया के साथ क्या करते थे, अपने संपर्कों को साधते थे। 2015 में देखा होगा कि मोदी जी काफ़ी देश घूमते रहते हैं। तो जब से मध्य एशिया की बात करें, जब से मोदी सरकार आई है तब से मध्य एशिया अगर देशों के साथ देखोगे तो हमारे जो संबंध है, जो रिलेशन है, काफ़ी बेहतर बने हैं, काफ़ी अच्छे बने हैं। सांस्कृतिक आधार पर भी मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध काफ़ी बेहतर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो लिखा जाता है उसमें सबसे पहले भाई लिखी जाती है भूमिका। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि भारत और मध्य एशिया के संबंधों को बताओ। भाई भारत और मध्य एशिया में संबंध यानी उनके साथ हमारे साथ रिलेशन कैसे हैं मध्य एशिया। और मध्य एशिया में लगभग 5 देश हैं जो मैंने आपको गिनवाया भी था। तो इसमें सिंपल सा जो मध्य एशिया के देश हैं इनको याद रखिएगा, वो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। जैसे है इसमें उज्बेकिस्तान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सारे जो हैं मध्य एशिया है। 5 गणराज्य हैं इनको। ठीक है, ये पाँचों गणराज्य हैं, इनके साथ भारत के संबंध किस प्रकार से हैं, कैसे संबंध हमारे बने हैं, यही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा। 1990 के दशक में मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंध बिगड़ने में भारत ने देरी कर दी। यानी कह सकते हैं 1990 में जो मध्य एशियाई गणराज्य थे, यानी मध्य एशिया के जो गणराज्य थे, उनके साथ संबंध बनाने में भारत ने देर कर दी। कह रहे हैं कि भैया कि जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ जो हमारे संबंध बनते हैं उसमें बड़ी देर हो गई। देर होने का कारण क्या है आपको मैंने शुरू में बता दिया, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। ठीक है, दूसरा भारत जो है वह उदारीकरण की नीति या वैश्वीकरण की जो हमारी नीति है 91 में लागू होती है। यानी कह रहे हैं कि मध्य एशिया के साथ जो भारत के संबंध बनते हैं वह बहुत लेट बने हैं, बहुत देरी से बने हैं, 91 के बाद बने हैं। ठीक है, देरी से बनते हैं। देरी से बनने का रीज़न यही है क्योंकि बीच में हमारा जरूर ज़मीनी रास्ता उनके साथ हमारे साथ संपर्क बन सकता है, लेकिन बीच में एक पाकिस्तान नाम का देश पड़ता है और दूसरा है
अफगानिस्तान, जहाँ पर अफगानिस्तान में युद्ध के हालात रहते हैं, दूसरा पाकिस्तान के साथ हमारे हमेशा रिलेशन खराब रहे, संबंध खराब रहे, तो वाया यानी भाई सड़क के रास्ते हमारे साथ उनके संबंध हो नहीं सकते थे। दूसरा समुद्री व्यापार भी करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, क्रिएट हो रही थी, क्योंकि हमें वाया जब बनते हैं तो वाया रूस के रास्ते, यानी जब समुद्री मार्ग भी आप लोगे तो रूस के रास्ते से होता था, या प्रेजेंट टाइम में कह सकते हैं अफगानिस्तान वाला जो रास्ता था, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जब हमारे संबंध बेहतर बनते हैं तो यहाँ से बाद में संबंध नहीं कह सकते कि 1990 के दशक में मध्य एशियाई गणराज्यों से संबंध बनाने में भारत ने देर होने का रीजन क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। भारत राज्य विनियम अर्थव्यवस्था तथा उदारीकरण अर्थव्यवस्था में संक्रमण से जुड़ी घरेलू आर्थिक कठिनाइयों से घिरा होता। अगर आप भारत देखोगे तो क्या था कि हमारे बहुत सारे अर्थव्यवस्था से कई सारी हमारे घरेलू संक्रमण, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी 91 में देखोगे चरमराई हुई थी, या हम भी उदारीकरण की नीति को अपना रहे थे। तो भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है वह संक्रमण के दौर से गुजर रही है, यानी हम भी क्या है लगातार क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। संक्रमण का मतलब होता है कि जिस भी देश में इकोनॉमी में क्या होता है लगातार तरक्की होती रहती है, कहते हैं संक्रमण का दौर हमें देना। और कठिनाइयों से घिरा हुआ था। अपने गठन के तुरंत बाद, क्योंकि मध्य एशिया की बात करेंगे, अपने गठन के तुरंत बाद मध्य एशिया गणराज्यों को राजनीतिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। यही मध्य एशिया देशों का जब गठन होता है तो उसके बाद क्या होता है, उन लोगों को होता है कि क्या होता है, गणराज्यों को आर्थिक या राजनीतिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। भारत की मध्य एशिया तक सीधी भौतिक पहुंच नहीं, वही मैंने आपको शुरू में बताया कि मध्य एशिया तक हम सीधी भौतिक आधार पर नहीं, सड़क के रास्ते से सड़क के रास्ते से हम उनके साथ हमारी सीधी पहुंच नहीं है, जिसके कारण भारत और मध्य एशिया के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध या पर्यटन या ऊर्जा के जो संबंध है उनमें एक बाधा साबित हुआ है। यानी कह सकते हो कि भारत और मध्य एशिया का सीधा, अगर आप देखोगे हमारे साथ भौतिक संबंध, क्यों मैंने बता दिया कि सड़क के रास्ते से बीच में दो देश पड़ते हैं, दोनों देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हैं, इसलिए उनके साथ हमारे संबंध बन नहीं पाए हैं, यानी कह सकते कि एक बाधा आ रही है। पाकिस्तान द्वारा इस तरह की सुविधा से इनकार करने तथा अफगानिस्तान में युद्ध की स्थिति के कारण भूमि व्यापार बाधित रहा। वही मैंने आपको शुरू में बता दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ तो हमारे 36 का आंकड़ा चल रहा है, अफगानिस्तान में युद्ध का हालात बना रहता है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो मध्य एशिया के देश हैं उन देशों के साथ अगर हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो ये दो बड़े बाधाएं हमारे सामने खड़ी रहती हैं। इन बाधाओं यानी कह सकते हैं कि मध्य एशिया तक अगर भारत संपर्क साधे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से कारण से क्या रहा कि हम उनके साथ जो व्यापार कारण भूमि व्यापार जो लगातार मध्य एशिया के साथ भारत का जो भूमि व्यापार है वह इन दो देशों के कारण क्या है, बाधित रहा है। इसलिए व्यापार मध्य एशिया के साथ समय लाने वाले तथा महंगे मार्गों के माध्यम से तथा चीन और उत्तरी यूरोप तथा रूस के माध्यम से किया गया। देखो मध्य एशिया के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसमें बहुत समय लग रहा है, क्योंकि हमें भैया घूम करके रूस जाना पड़ता है, रूस से फिर मध्य एशिया जा रहे हैं, तो क्या थोड़ा तो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में। दूसरा बहुत महंगा पड़ रहा है। अब मान लो महंगा क्यों पड़ेगा भैया कि मान लो कि तुमको सीधा जाना है फटा से दूसरे घर और तुम घूम के आओगे तो पैसा भी ज़्यादा लग, यानी मध्य एशिया के साथ क्या है, हमें व्यापार करने में समय भी, टाइमिंग भी ज़्यादा लग रही है, दूसरा पैसा भी महंगा लग रहा है, और हमें चीन या उत्तरी यूरोप यानी रूस के माध्यम से हमें कहीं पर इनके व्यापार यानी हमें इनमें एंटर करने के लिए सीधा जो हमारा सीधा रास्ता है वहाँ से नहीं जा पा सकते हैं, बल्कि हमें वाया रूस के माध्यम से या चीन के माध्यम से हमें मध्य एशिया में व्यापार कर रहे हैं। तो एक तो घुमाओ ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब मान लो सीधा तुम पाकिस्तान में एंटर किया और सीधा अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया आपने पकड़ लिया, मध्य एशिया में चले जाओगे, लेकिन अब तुमको रास्ता तो नहीं जा सकते, अब तुमको घूम करके समुद्री मार्ग से अब तुम रूस जाओगे, रूस जा करते फिर वहां पर मिलेगा तो ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ जाएगा ना। ठीक है, अगर मैप भी उठाकर देखो वैसे भी आपको समझ आएगा कि भाई मेरे अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो समझ लो मध्य एशिया की बाउंड्री है। ठीक है, तो अफगानिस्तान वाला रास्ता हम नहीं जा सकते, ये हमारा क्या बिल्कुल रोड का मैप है, रोड का रास्ता है। तो इस रास्ते से जब हम नहीं जा रहे हैं और जब घूम के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि समय बहुत लग रहा है, और भाई कि घूम के इधर उधर घूमोगे भटकोगे तो पैसा भी बहुत ज़्यादा तो महंगा है, इसलिए कह सकते हैं। और हमें हो रहा भारत ने अंततः चारबाह के ईरानी बंदरगाह तक पहुंच हासिल की, यानी क्या कह सकते हैं कि भारत जो है वह ईरान जो है उसके बंदरगाह तक किसी तरह हमने हासिल किया है और उसे विकसित किया है। यानी ईरान के साथ हमारी दोस्ती हुई है और ईरान में हमने क्या है एक बंदरगाह स्थापित कर दिया ताकि हम मध्य एशिया के साथ क्या कर सकें, संपर्क स्थापित कर सकें। ठीक है, और
बंदरगाह मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान तथा रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय एक हमने क्या बनाया है कि उत्तरी दक्षिणी परिवहन गलियारा बना है। तो यानी कह सकते हैं कि मैंने आप बताएं ईरान का ना, ईरान में भारत ने एक बंदरगाह स्थापित किया है ताकि वह मध्य एशिया के साथ क्या कर सके, व्यापार कर सके। तो भारत और मध्य एशिया के साथ जो आपको हेडिंग जो भूमिका लिखनी पड़ेगी, आपको भूमिका में यही लिखना पड़ेगा। अगली जो हमारी जो हेडिंग बनी क्या, भारत और मध्य एशिया में द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, यानी मध्य एशिया और जो मध्य एशिया के जो देश हैं और भारत हैं उनके साथ दोनों में रिलेशन कैसे हैं, संबंध कैसे हैं, द्विपक्षीय संबंध पहली हेडिंग रहेगी। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया वो भूमिका वाला सेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब जो रहेगा वो साथ में हेडिंग चलेगी। ठीक है, पहला हेडिंग क्या बनेगी, द्विपक्षीय संबंध। देखो 1991 में इन राष्ट्रों के उत्थान के बाद, क्योंकि 1991 का इन राष्ट्रों का उत्थान होता है क्योंकि अलग अलग, क्योंकि मध्य एशिया के ज़्यादातर देश क्या थे, सोवियत संघ में पार्ट थे, कुछ पार्ट थे या कुछ अलग अलग भागों में थे कुछ, यानी 1991 में जब मध्य एशिया के राष्ट्रों का उत्थान हुआ तो तुरंत बाद द्विपक्षीय स्तर पर संपर्क थे। जब मध्य एशिया के देश एक गणराज्य बनते हैं तो क्या होता है भैया, भारत के साथ इनके क्या बेहतर संबंध बनते हैं 91 में। ठीक है, शिखर सम्मेलन स्तर की कई सारी बैठकें हुई मध्य एशिया के देशों के साथ हमारे साथ, जो भारत ने इन देशों में दिए जाने वाले राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हैं। यानी भारत जो है मध्य एशिया में जो शिखर सम्मेलन की बैठक होती है उसमें लगातार भाग ले रहा है। इसे कह सकते हैं भारत और मध्य एशिया के जो संबंध है उसको बताती है। शिखर स्तरीय बैठकों के अलावा अगर शिखर सम्मेलन स्तरीय बैठकों अगर देखेंगे तो दोनों पक्षों के जो अधिकारी हैं, व्यापार है तथा संस्कृति है, और जो वैज्ञानिक है भैया, विद्वान है, दोनों एक दूसरे में देशों में आराम से आ जा रहे हैं। इससे क्या रहा कि हमारे और मध्य एशिया के जो संबंध है, जो रिलेशन है, काफी बेहतर बन रहे हैं। ठीक है, और 2015 में अगर आप देखोगे 2015 में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भारत और मध्य एशिया के बीच में पहल होती है। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं कि जुलाई 2015 में क्या सभी 5 मध्य एशिया के जो देश होते हैं इनका उन्होंने दौरा किया। इससे क्या होता है, भारत और जो मध्य एशिया के संबंध है वो संबंध बहुत बेहतर बने। भाई मोदी जी 2015 में भारत के प्रधानमंत्री जब मध्य एशिया के 5 गणराज्यों का जब वो दौरा करते हैं तो क्या होता है कि मध्य एशिया और भारत के साथ जो संबंध है वो बहुत बेहतर बनते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं उसी को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, इनके साथ हमारे जो संबंध थे वो बहुत बेहतर बने हैं जब से मोदी जी ने इनका दौरा किया है। ठीक है, इसे रूस ने उफा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ जोड़ा। नहीं कह सकते जो मध्य एशियाई देश हैं, अब कह सकते जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी इनको साथ जोड़ लिया गया है। SCOC में शामिल होने का निर्णय भारत मध्य एशिया के साथ भारत का जुड़ाव में एक नया प्रतीक है। ठीक है, यानी जो मध्य एशिया है कह सकते हो कि भारत के साथ वो कई सारे निर्णायक मुद्दों पर जुड़ा है। यानी कह सकते हैं सभी मध्य एशियाई गणराज्य, अगर देखोगे क्या कर रहे हैं, सभी मध्य एशियाई गणराज्य सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा के क्षेत्र हो तथा ऊर्जा के क्षेत्र हो तथा व्यापार में भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग स्थापित हो गया है। यानी भारत के साथ कह सकते हो कि मध्य एशियाई जो देश हैं उनके साथ, मध्य एशियाई जो गणराज्य हैं उनके साथ हमारे सुरक्षा का, रक्षा का, ऊर्जा का तथा व्यापार का जो है ये हमारे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, या इनके साथ हमारे जो संबंध है स्थापित हुआ है। SCO एक राजनीतिक सुरक्षा तथा आर्थिक समूह है जो सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान तथा रूस तथा तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा भारत और पाकिस्तान है। तो SCO में इसमें इतने देश क्या हैं उसमें शामिल है। नहीं कह सकते हैं कि मध्य एशिया जो है उसके साथ जो हमारे संबंध है वह द्विपक्षीय संबंध बन रहे हैं, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में क्या है हमारे जो संबंध है वह मध्य एशिया के साथ क्या है काफ़ी बेहतर बन रहे। तो इतना ही लिख देना, बाकी बहुत ज़्यादा लिखने की मुझे लगता ज़रूरत नहीं रहती। मैं नोट्स में भी उतनी ही चीज़ें लिखता हूँ जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो वही, क्योंकि मेन बातें जितना मैं निकाल रखता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने समझ लो इतना ही मैंने अभी तक नोट लिख रखा है, इसलिए तो उसी को अलग अलग करके आपको बताया। ठीक है, तो इतना ही लिख देना। बाकी इसके बाद एक काम करना ना, इसमें अब अलग अलग पॉइंट बनेंगे। ठीक है, जैसे ठीक है, अलग अलग क्या बनेंगे, 1 मिनट रुकिएगा।
द्विपक्षीय बनाओगे। दूसरी जो हमारी हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी, भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, क्या बनेगी, भारत और किर्गिस्तान संबंध कैसे हैं, क्योंकि किर्गिस्तान भी क्या है, मध्य एशिया का एक पार्ट है ये भी, क्योंकि 5 जो गणराज्य हैं उसमें किर्गिस्तान भी है, ठीक है। तो भारत और किर्गिस्तान द्विपक्षीय संबंध, इतना लिखोगे, ये हमारी हेडिंग रहेगी। देखो देखो, रक्षा सहयोग पर 4 बुनियादी समझौते, यानी किर्गिस्तान के साथ क्या है, रक्षा सहयोग पर उनके साथ क्या है, हमारे 4 क्या हुए हैं, हस्ताक्षर हुए, 4 सहयोग किर्गिस्तान के साथ हमारा हुआ है। चुनाव के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है उनके साथ है। दूसरा सहयोग समझौता हुआ है, मानकों पर एक समझौता है, जो भारतीय मानक ब्यूरो तथा किर्गिस्तान की अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित हुआ है, ठीक है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर सहमत हैं, यानी कह सकते हैं किर्गिस्तान जो है उसके साथ हमारे क्या है, लगभग 4 समझौते हुए, चुनाव के क्षेत्र में हुआ है, सहयोग हुआ है, तथा कह सकते हैं कि भारत और जो किर्गिस्तान है उसके दोनों देश हैं वह क्या करेंगे, सैन्य यानी एक साथ क्या करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे, इस प्रकार से सहमति पर हुआ है। और पहला 2015 में किर्गिस्तान ने खंजर में आयोजित किया था, यानी कह सकते हैं कि 2015 में जब मोदी जी जाते हैं तो जो किर्गिस्तान है उसके साथ क्या है, हमारे साथ द्विपक्षीय संबंध बने हैं, और भारत की सेना और जो किर्गिस्तान है वह मिलकर के क्या करेंगे, सैन्य अभ्यास करेंगे, तथा चुनाव के क्षेत्र में लगभग 4 बुनियादी उनके साथ क्या हैं, हमारे एग्रीमेंट हुआ भारत और किर्गिस्तान के साथ। दूसरा आप देखेंगे, दूसरी हेडिंग क्या बनाओगे, भारत और उज्बेकिस्तान, इसके 5 राष्ट्र हैं वो अलग अलग करके लिख लेना, ठीक है। अगला जो क्या लिखोगे, अगली हेडिंग क्या बनेगी, भारत और उज्बेकिस्तान। देखो क्या है, उज्बेकिस्तान क्षेत्र तथा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है। अगर मध्य एशिया के अगर देशों में देखोगे तो सबसे बड़ा देश कौन है, उज्बेकिस्तान है। जितने भी मध्य एशिया में 5 हैं उन 5 में उज्बेकिस्तान सबसे बड़ा है। यह सभी मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान की सीमाओं से जुड़ा। यह जो उज्बेकिस्तान है यह मध्य एशिया के जितने देश हैं सबके साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और यह अफगानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं, यानी इसकी सीमा से क्या है, उज्बेकिस्तान जुड़ा हुआ है, क्षेत्र है, ठीक है। खासी उज्बेक अल्पसंख्यक आबादी लगभग पूरे समूह में, अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो हाँ, उज्बेक अल्पसंख्यक जो है, खासी उज्बेक अल्पसंख्यक क्या है, आबादी लगभग पूरे मध्य एशिया में पाई जाती है, यानी उज्बेकिस्तान की एक खास जनजाति है जो पूरे मध्य एशिया में पाई जाती है। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं। भारत अगर उज्बेकिस्तान की बात करें तो दोनों देश द्विपक्षीय संबंध हो चाहे क्षेत्रीय संबंध हो, इन पर लगातार क्या करते हैं, चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जैसे अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान की जैसे हमारे संबंध है वैसे ही संबंध कह सकते हैं उज्बेकिस्तान के साथ भी हमारे साथ अच्छे संबंध है। उनके विदेश कार्यालयों तथा संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय, यानी कह सकते हैं कि भारत, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके साथ क्या है, त्रिपक्षीय हमारा समझौता है। किस क्षेत्र में, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में होगा। किसके क्षेत्र में, उज्बेकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, इनके क्षेत्र में कौन सा समझौता है, वो समझौता है हमारा क्या रहेगा भाई, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा उनका क्या है, त्रिपक्षीय समझौता है यहाँ पर, ठीक है। 2014 में उज्बेकिस्तान ने 2000 मैट्रिक टन यूरेनियम से आयात के लिए एक समझौते, यानी कह सकते हैं उज्बेकिस्तान से लगभग कितना है भैया, 2000 मैट्रिक टन यूरेनियम आयात के लिए भारत के साथ इसका क्या है, एक समझौता हुआ था। तो इतना ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जितना इंपॉर्टेंट है, अगला क्या लिखेंगे, भारत और कजाकिस्तान के संबंध कैसे हैं। अगला 2 हमारा क्या रहेगा, भारत और कजाकिस्तान के साथ कैसे संबंध है, ये हेडिंग है इतना, ठीक है। इतना पॉइंट हमारी क्या हेडिंग रहेगी, बोलिए। यूरेनियम में नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, भारत और कजाकिस्तान संबंध। देखो दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, रेल सुरक्षा, इनके साथ हमारा समझौता हुआ, यानी जो भारत और कजाकिस्तान उनके साथ हमारे पास कैसे संबंध है, व्यापार के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के। देखो एक बात बता दूं ना, एग्जाम में ना आपको अक्सर कोई जरूरी नहीं कि आपको सारे साथ में, लेकिन इतना तो याद रखना पड़ेगा किसके साथ कौन से संबंध है। इनके साथ क्या है, व्यापार का, ऊर्जा का, रेल का, सुरक्षा का, इनके साथ ज़्यादा समझौते। दुनिया में यूरेनियम उत्पादक कजाकिस्तान में 2015-19 के दौरान भारत में 500 मैट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति पर सहमति जताई, यानी भारत को कह सकते हो कि कजाकिस्तान ने कितना है, 500 मैट्रिक टन, कितना भारत को, यानी। और ये सारे जो देखो 2015 से 19 तक, यानी जब मोदी जी जाते हैं तब जाकर के इनके साथ हमारे साथ यूरेनियम का, क्योंकि भारत को कोई यूरेनियम देना नहीं चाहता है, ठीक है।
क्योंकि सबको लगता है अब अमेरिका नहीं देना चाहता, अमेरिका के जितने पड़ोसी थे, अमेरिका की चलती थी, तो भारत को कोई यूरेनियम देना नहीं चाहता। इसलिए 1998 जब हमने पोखरण कर दिया, पोखरण में जब एटम गिराए जाते हैं तो अमेरिका सबसे पहले भारत पर प्रतिबंध लगा देता है। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत परमाणु संपन्न कभी बने। तो इसीलिए कह सकते हो कि भारत को कोई यूरेनियम देना नहीं चाहता है, नहीं तो भारत एटॉमिक पावर बन जाएगा ना, सबको पिछाड़ देगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब मोदी सरकार यानी मोदी सरकार आने से जब नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं तो जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनते हैं। और कह सकते हैं इसमें मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि पहल थी, या नरेंद्र मोदी की खुद की कह सकते हो कि उन्होंने भारत को यूरेनियम जो था इतना महंगा चीज है या कोई देना नहीं चाहता जिस देश को, वो कह सकते हैं पाने में वो कामयाबी हासिल करते हैं। यानी कजाकिस्तान भी भारत को कह सकते हो कि 500 मैट्रिक टन यूरेनियम की आपूर्ति देने पर उसने सहमति, भैया कि हम 500 मैट्रिक टन आपको यूरेनियम दे देंगे, जाओ परमाणु बम बनाओ। और यहाँ सिर्फ परमाणु बम नहीं बल्कि भारत जो यूरेनियम से क्या करता है, बिजली बनाने का काम करता है। अब हमारे देश में आप सबको पता होगा एक तो कोयले से बिजली बनती है, दूसरा पानी से बिजली बनती है, दूसरा ऐसे बहुत सारे हमारे परमाणु संयंत्र हैं जहां से भारत बिजली निर्माण कर रहा है। तो भारत कह सकते हैं कि सिर्फ एटम ही नहीं बनाता है बल्कि बिजली निर्माण के संयंत्र भी भारत ने लगा रखे हैं। तो कह सकते हैं बिजली बनाने में भी हमारे लिए क्या है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए यानी इन देशों से यूरेनियम का है। दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार FTA यानी कह सकते हैं कि जो भारत है जो कजाकिस्तान है इनके बीच में मुक्त व्यापार संबंध। मुक्त व्यापार समझौते का मतलब होता है कि भैया अगर भारत अगर कुछ वहां पर ले जाकर के बेचेगा तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। दूसरे देश में जो चुंगी जिसे हम कर बोलते हैं ना, वो चुंगी और कर ना तो भारत लगाएगा ना तो कजाकिस्तान लगाएगा। यानी हमारे दोनों देशों के बीच क्या है, मुक्त व्यापार संबंध है। ठीक है, किसके साथ हैं, एक कजाकिस्तान के साथ हैं। अगला जो हेडिंग बनाओगे क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट हेडिंग करेगी भारत तुर्कमेनिस्तान द्विपक्षीय संबंध। अगली हेडिंग क्या हमारी, भारत तुर्कमेनिस्तान संबंध क्या है। ध्यान से सुनिएगा, भारत तुर्कमेनिस्तान क्या रहेगा, तुर्कमेनिस्तान भारत के लिए प्राकृतिक गैस का एक आपूर्ति करता है। यानी जो हमारे प्राकृतिक गैसें हैं, जो जितनी भी प्राकृतिक नेचुरल जो गैस है जो आती हैं उससे भारत के लिए क्या करता है, एक आपूर्ति करता है। क्योंकि बहुत सारी जो गैस है, क्योंकि उनके पास एक खदान है इनके लोगों के पास। ठीक है बच्चे, ठीक है, तो इनके पास क्या है, गैस वैस इन लोगों के पास अच्छी खासी है। तो कह सकते हैं जो तुर्कमेनिस्तान है उसके लिए तुर्कमेनिस्तान क्या करता है, भारत के लिए प्राकृतिक गैस का एक आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच लगभग कितनी है, 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर यानी वहां पर तापी चलती है, तापी उनकी एक मुद्रा चलती है। ठीक है, तापी यानी तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान तथा पाकी पर समझौता हुआ, इसको तापी बोलते हैं। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान एक पाकी है इस पर, यानी कह सकते हैं कि जो तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारा संबंध है, रिलेशन जो है वह अफगानिस्तान, बोलिए मुद्रा है सर ये वहां की, हाँ कितना है, यानी जो अगर लिखोगे तुर्कमेनिस्तान के साथ जो हमारा है वो नेचुरल गैस के लिए है। और नेचुरल गैस कितना हमारे साथ है दोनों देशों के बीच में, लगभग 10 अरब डॉलर, 10 अरब तापी है, वहां की करेंसी है, उस करेंसी में हमारे साथ हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, भारत तजाकिस्तान। क्या अगला क्या है, भारत तजाकिस्तान जो द्विपक्षीय संबंध है उसको देखोगे। अगली पॉइंट ए रहेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ए वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, हेडिंग मुख्य हेडिंग क्या रहेगी, भारत और तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान देखो, भारत और तजाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोग के, यानी तजाकिस्तान के साथ क्या है, आतंकवाद को लेकर के हमारे साथ क्या है, काफी बहरा संकल्प लेकर के हमने दोनों लिया है, विशेष रूप से उसके पड़ोसी से निकलने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। यानी तजाकिस्तान जो हमारे साथ इसलिए संबंध बनाता है कि उसका 2 दुश्मन है, कौन है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो तजाकिस्तान चाहता है कि भारत जो है वह आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में हमारा सपोर्ट करे या समर्थन करे। इसलिए कह सकते हो कि जब नरेंद्र मोदी गए थे तो कह सकते हो कि तजाकिस्तान जो है, भारत और तजाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवाद भारत एक बहुत बड़ा मुद्दा, इंटरनेशनल इशू हमेशा इसने उठाया है। तो कहते हो कि तजाकिस्तान के साथ क्या है, हमारे साथ उनके संदर्भ बने हैं। अन्य क्षेत्रों के बीच क्या है, तजाकिस्तान के साथ हमारे साथ क्या है कि संस्कृति तथा जो कंप्यूटर है यानी आईटी सेक्टर में भी इनके साथ हमारे साथ रिलेशन है। यानी आईटी को लेकर के भी इनके साथ हमारे साथ सुरक्षा को लेकर के सहयोग यहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं। और ज़्यादातर जो, अगर मैं जितने भी सहयोग बता रहा हूँ, ज़्यादातर सहयोग जब नरेंद्र मोदी जाते हैं 2015 में, तब ज़्यादातर रिलेशन हुए यूरेनियम वाला
यूरेनियम का जो है, दूसरा नेचुरल गैस वाला, बाकी कुछ और पहले भी थे उनके साथ, ऐसा नहीं सारे के सारे 2015 में, उससे पहले भी हमारे साथ उनके संबंध बने थे। लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तब कह सकते हो कि जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ जो हमारे संबंध, जो रिलेशन है वो ज़्यादा बेहतर बनते हैं, या पहले की अपेक्षा कह सकते हो कि मधुर संबंध, या कह सकते हैं कि अच्छे संबंध उनके साथ हमारे साथ ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अगली जो हमारी हेडिंग बनेगी सुरक्षा चिंता, यानी मध्य एशिया के जो देश हैं, ठीक है, क्या बोला हूं, मध्य एशिया के देशों में और भारत में सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार की चिंता है, यानी सुरक्षा को लेकर के उनके साथ हमारे साथ किस प्रकार के संबंध है। तो ध्यान रखिए, मध्य एशिया तथा उसके आसपास के देशों में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। ये कह सकते हैं कि मध्य, देखो एक तो अगर पहले सुनो, जो मध्य एशिया के देश हैं वह आतंकवाद से काफी पीड़ित हैं और भारत भी आतंकवाद से काफी पीड़ित है। इसलिए कह सकते हैं कि भारत की जो समस्या है और जो मध्य एशिया की जो समस्या है, दोनों की समस्या यानी सुरक्षा को लेकर की चिंता है वह भारत और मध्य एशिया की बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है, दूसरा क्या, धार्मिक अतिवाद, यानी धार्मिक अतिवाद का मतलब होता है कि वहां पर जिस प्रकार से इस्लामिक चीजें हैं उनमें धार्मिक अतिवाद को लेकर कह सकते हैं, या आतंकवाद यानी कह सकते टेररिज्म जो है एक बड़ा मुद्दा है। ये सारे जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, ठीक है, जितने हैं, कई देश इससे प्रभावित हैं, जैसे कश्मीर में नेपाल है, चेचन में रूस है, सियाजियांग में चीन है, परगाना घाटी में उज्बेकिस्तान है, ठीक है, किर्गिस्तान है। ताजिकिस्तान ने सरकार और इस्लामी उग्रवादियों के बीच एक लंबे संघर्ष से चले आ रहे गृह युद्ध का सामना किया है। यानी कह सकते हैं जो ताजिकिस्तान की सरकार है वहाँ पर जो इस्लामी उग्रवादी हैं, यानी कह सकते हैं जो इस्लामी उग्रवादी हैं उनके बीच में लंबा संघर्ष चला आ रहा है जिसका युद्ध का सामना किया है। और उज्बेक राष्ट्रपति इस्लाम करीमेव फरवरी 1999 को एक युद्ध में बाल बाल बचे हैं। तालिबान के तहत अफगानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन की अलकायदा को श्रेय दिया। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान विभिन्न प्रकार के इस्लामिक उग्रवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पानागाह और प्रशिक्षण स्थल है। यानी कह सकते कि जो अगर आप देखोगे जो मध्य एशिया के देश हैं वह आतंकवाद तथा इस्लामिक जो टेररिज्म है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं जो इस्लामिक जो उग्रवादी हैं उनसे काफी पीड़ित हैं दोनों देश। यानी कि अगर जितने भी मध्य, यानी सुरक्षा को लेकर के जो हमारी चिंताएं हैं अगर कहोगे तो आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बना है। दूसरा इस्लामिक उग्रवादी जो है वहाँ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उग्रवाद है। जैसे अफगानिस्तान में जैसे वहां पर तालिबान एक प्रकार का है, वैसे कह सकते हैं कि मध्य एशिया के जितने देश हैं उन देशों में भी इसी प्रकार के जो संगठन है वह संगठन काफी सक्रिय हैं। यही कह सकते हो कि यह सुरक्षा जो चिंता है वो काफी बड़ी है। और भारत भी अगर देखोगे तो अभी आतंकवाद को लेकर के काफी पीड़ित है, भारत हमेशा पीड़ित था। तो सुरक्षा यानी दोनों की जो सुरक्षा चिंता है वह काफी सिमिलर हैं और काफी मिलती जुलती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मध्य एशिया राज्य की बात करोगे, 11 सितंबर 2001 को 9/11 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किए गए वैश्विक युद्ध, ठीक है, में आसानी से शामिल हो गया था। यानी जब कह सकते हैं कि 9/11 जब होता है और अमेरिका आतंकवादी हमले के खिलाफ जब वैश्विक युद्ध शुरू करता है तो जो मध्य एशिया के देश होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मध्य एशिया के जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि जो आतंकवाद है आतंकवाद खत्म हो। आतंकवाद के विरुद्ध अगर वैश्विक लेवल पर अगर भारत के साथ कोई खड़ा है तो हम मध्य एशिया खड़ा है, क्योंकि मध्य एशिया इससे स्वयं पीड़ित है। और मध्य एशिया के देश चाहते हैं कि आतंकवाद जो टेररिज्म का मुद्दा है वह एक नेशनल यानी इंटरनेशनल इशू बने और इसका समाधान चाहते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने सैन्य संगठन की पेशकश की है, कजाकिस्तान अन्य सुविधाएं दी है, जबकि अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में तालिबान शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने 2001 में कह सकते हो कि अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी, भारत ने अमेरिका यानी जो भारत है वह अमेरिका के साथ, रूस के साथ तथा चीन तथा तजाकिस्तान सहित कई देशों के साथ मिलकर के आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त यानी कई समूह का हम गठन कर चुके हैं। इसके अलावा ड्रग्स हो, हथियारों की तस्करी हो, यानी ड्रग्स का मामला हो या हथियार हैं, ड्रग्स हथियार जो है मध्य एशिया के एक सुरक्षा का खतरा है, भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने। नहीं कह सकते हो कि इंटरनेशनल इशू जो मध्य एशिया है वो भी आतंकवाद से पीड़ित है, हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। हथियारों की तस्करी है, ड्रग्स है, कालाबाजारी है, या कैसे आतंकवाद। दूसरा एक प्रकार से इस्लामिक जो वहां पर उग्रवादी हैं उनको लेकर के वो काफी पीड़ित हैं। और भारत भी यानी कह सकते हैं सुरक्षा को लेकर के मध्य एशिया में काफी चिंता है और भारत भी इन्हीं बिल्कुल सिमिलर है। हमारी भी तो आतंकवाद को लेकर काफी चिंता हमेशा रही, तो ये काफी सिमिलरिटी है। आर्थिक सहयोग किस पर है? आर्थिक सहयोग की अगर आप बात करोगे मध्य एशिया के साथ हमारा जो आर्थिक सहयोग है वो कई मामलों पर है।
मध्य एशिया के जो देश हैं, अगर हम आर्थिक सहयोग की बात करें, भारत और मध्य एशिया के राज्यों में संसाधन बंदोबस्त, प्रबंधन यानी संसाधनों को लेकर के, प्रबंधन को लेकर के, और मानव संसाधन जो है तथा आशाजनक बाजारों के मामले में आर्थिक पूरकता है। मध्य एशिया भारत का मुख्यतः क्या है, चाय, मशीनरी, उपकरण, रेडीमेड वस्त्र का निर्यातक देश रहा है। यानी कह सकते हो कि अफगानिस्तान यानी जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के साथ हमारे साथ जो व्यापार है, आर्थिक सहयोग है, वो आर्थिक सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, मुख्य क्या है आप देखोगे, मुख्य में क्या है, फार्मास्यूटिकल, चाय, मशीनरी, उपकरण, रेडीमेड वस्त्र, इनका निर्यातक रहा है। और ये निर्यातक हम इनमें मध्य एशिया में क्या करते हैं, हम इसका निर्यात करते हैं मध्य एशिया में। ठीक है, क्या करते हैं, हम इसका निर्यात करते हैं। इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से जैसे लोहा है, इस्पात है, सोना, चांदी, अलोह धातु जो होती है जिसमें हम फाइबर बोलते हैं, यानी फाइबर ज़्यादा है। इन देशों में प्रबंधकीय तथा कुशल जनशक्ति की कमी है। देखो, अगर मध्य एशिया की बात करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा स्किल्ड वर्कर नहीं है, वर्करों की संख्या की बहुत कमी है। भारत बैंकिंग, बीमा, निर्माण, तकनीकी, एजुकेशन यानी शिक्षा तथा वित्तीय प्रबंधन, खनन जैसे क्षेत्रों में अपने पेशेवर तथा कुशल जनशक्ति के साथ मध्य एशिया की मदद करा। नहीं कह सकते कि वहां पर बहुत सारे संसाधन हैं, मध्य एशिया में कह सकते भैया उनके साथ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनके पास बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनके पास खोदने वाले लोग नहीं हैं। तो भारत क्या करता है, अपने लोगों को भेजता है खोदने के लिए। ठीक है, गड्ढा खोदने के लिए हम भेज रहे हैं उनके पास, यानी कह सकते हैं कि उनके पास मैन पावर की कमी है, यानी उनके पास संसाधन तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनके पास लेबर जो होते हैं, लेबर की कमी है। तो भारत क्या करता है, अपने यहाँ से लेबर भेजता है। इस प्रकार से कह सकते हैं हमारे साथ उनके साथ एक बेहतर संबंध है। अगर देखोगे तो पहला जो अगर आर्थिक संबंध है तो ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से बोलोगे यूरेनियम जिस प्रकार से हमको दे रहे हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्र में यूरेनियम को लेकर के कह सकते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तथा फार्मास्यूटिकल एक प्रकार से दवाइयों को लेकर के या स्वास्थ्य देखभाल को लेकर के जो चीजें हैं उन क्षेत्रों में हमारे साथ संबंध है। यानी ऊर्जा के क्षेत्र में देखोगे जिस प्रकार से बिजली, हवा, प्राकृतिक गैस है, तेल है, इनके साथ हमारे साथ संबंध है। तो यही मैं ऊर्जा में क्या लिखोगे, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक गैसें हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गई, या कह सकते हो कि तेल है या पेट्रोलियम है, या जो सारी चीजें हैं वह यहीं से आ रही हैं। ठीक है, वह जिस प्रकार से प्राकृतिक गैसों का इन देशों के पास भंडारण है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत में गैस पाइपलाइन बनाने का इच्छुक है। नहीं कह रहा हूं भैया ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान अगर मान जाए ना तो भारत में सीधे मध्य एशिया से पाइपलाइन आ जाए। ये कह रहा हूं कि जो मध्य एशिया यानी ऊर्जा के क्षेत्र में जो मध्य एशिया है, हमें नेचुरल गैस, ठीक है, पेट्रोलियम, यूरेनियम, यानी इन सारे ऊर्जा के क्षेत्रों में क्या है, हमारे साथ इनके क्या है, काफी रिलेशन है। यानी ऊर्जा के क्षेत्र लिखोगे। दूसरा जो हमारा क्षेत्र रहेगा, दूसरा है, देखो पहली हेडिंग क्या बनाओगे, आर्थिक में क्या बनाओगे, पहला ऊर्जा है, ऊर्जा अलग से हेडिंग है, ऊर्जा हेडिंग है। ठीक है, इसलिए मैं दूसरा क्या बनाओगे, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो कह सकते हो कि दवाइयों को लेकर के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जो है, जो स्वास्थ्य है, भैया दवाइयां उनके वहां से बहुत सारी दवाइयां आती हैं। नहीं फार्मास्यूटिकल को लेकर के और दवाइयों को लेकर के भारत और इनमें क्या है, बहुत बड़ा ट्रेड होता है हमारे दवाइयों को लेकर, इंजेक्शन को लेकर, तमाम तरह के जितने भी हो जाती हैं कि बहुत सारी, अगर आप देखोगे कि जितने भी हमारे देश में एंटीबायोटिक दवाइयां हैं, ज़्यादातर दवाइयां वहीं से आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि दवाइयों को लेकर के या स्वास्थ्य देखभाल को लेकर के उनके साथ जो हमारे संबंध है, जो रिलेशन है, काफ़ी बेहतर बन गए हैं। तो जितनी एंटीबायोटिक होती हैं, ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं वहाँ, जैसे रेनबैक्सी है या बहुत सारी डॉक्टर रेडीज है, इस जो दवाइयाँ वहाँ से काफ़ी आ रही हैं। यानी कह सकते हैं उनके साथ जो है फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वहाँ पर काफ़ी, यानी दवाइयों के साथ, दवाइयों को लेकर के और जो स्वास्थ्य जो हेल्थ से रिलेटेड हैं उनके साथ हमारे साथ जो व्यापारिक संबंध है वह काफी बेहतर है, फार्मास्यूटिकल। दूसरा अगर जो लास्ट में हम देखेंगे रक्षा सहयोग में क्या है, तो रक्षा सहयोग में देखोगे आईटी सेक्टर में नरेंद्र मोदी जब गए थे तो रक्षा के ये हेडिंग रहेगी रक्षा सहयोग में। तो रक्षा सहयोग में क्या है, आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी में, और दूसरा तकनीकी प्रशिक्षण में, यानी उनको वहां से आईटी के क्षेत्र हो या तकनीकी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत मध्य एशिया राज्यों में अपना पर्याप्त, यानी कह सकते हैं उन लोगों को भैया हम आईटी में टेक्निक सिखा रहे हैं। नहीं मध्य एशिया में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। दूसरा उनका हम तकनीक भी सिखा रहे हैं, यानी हम उनको पढ़ा लिखा भी रहे हैं कि भैया कंप्यूटर कैसे चलाना है। तो यानी कह सकते हो तकनीकी रूप से उनको, यानी कह सकते हैं तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी भारत जो है उनको, यानी कैसे स्किल में भी उनको प्रशिक्षण दे रहा, मध्य एशियाई राज्यों में अपना योगदान दे सकता है।
इस संबंध में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, इससे पहले साथ ही हमारे साथ समझौते हैं। जबकि कजाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण, कैसे भारत जो है वह कजाकिस्तान में एक सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क है उसका भी निर्माण कर रहा है। आईटी क्षेत्र में सहयोग, आईटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए ठीक है, आईटी अगर देखो एक जो है, देखो ज़्यादातर अगर देखोगे एक चीज़ इसमें ही लिखनी पड़ेगी, मैं बता देता हूँ कि जब इसको सहयोग में क्या है, तो जो सहयोग है भारत किसमें ज़्यादा सहयोग देता है, एक तो आईटी के सेक्टर में, आईटी में भी अगर देखोगे तो उन लोगों को प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी नहीं है आईटी के बारे में, तो उनको आईटी के क्षेत्र में क्या या आईटी हब बनाने में, या उनके साथ जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, रक्षा सहयोग है, या कपड़ा है, या पर्यावरण संरक्षण है, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो मध्य एशिया के साथ क्या है, हमारे क्या हैं, उनके साथ बेहतर संबंध बने हैं। ठीक है, किर्गिस्तान हो या जैसे वहाँ कंपनी में हम देख रहे हैं काम हो रहा है, तो उनके साथ आईटी का जो सेक्टर है, दूसरा आईटी उनको हम सिखा भी रहे हैं, यानी भारत क्या कर रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है, यानी उनको क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आईटी के सहयोग में उनके साथ क्या है, काफ़ी हम सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी हेडिंग बनेगी सांस्कृतिक संबंध, मध्य एशिया के साथ क्या भैया, लास्ट में बिल्कुल हम हेडिंग चलेंगे, सांस्कृतिक संबंध हमारे साथ क्या है, मध्य एशिया देशों के साथ। ठीक है, तो मध्य एशिया देशों के साथ अगर देखोगे तो इतिहास में हमारे साथ उनका काफी संबंध रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से हमारे साथ उनके साथ काफी रिलेशन रहा है। तो मध्य एशिया भारत का एक शॉर्ट पावर ग्रिड है, नहीं कह सकते कि भारत आने का रास्ता एक प्रकार से मध्य एशिया से। भाई मध्य एशिया के तो लोग तो सारे आए थे, ये क्या दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये कहाँ के हैं, सब मिडिल ईस्ट के तो हैं, कहाँ से आए हैं, सब वहीं से तो आए हैं। नहीं कह सकते भारत जो मध्य एशिया है उसके साथ जितने भी ज़्यादातर अगर आप देखोगे उठा करके देखोगे तो बहुत सारे जो यहाँ पर बाहरी जो आते हैं, भारत पर बहुत सारे लोगों ने जो आक्रमण किया है वो सारे मिडिल ईस्ट के थे, तो इसलिए तो बोलता जाता है मध्य एशिया, इसलिए क्या तो मध्य एशिया के लोग थे। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता था, यानी उनके साथ, यानी कह सकते हो कि जो मध्य एशिया के साथ हमारा जो संबंध है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यानी सिंधु घाटी। इस्लाम के आगमन से पहले इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रमुख था, यानी बाद में इस्लाम की जब शुरुआत हुई तब इस क्षेत्र में क्या था, बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रमुख था। इस्लाम मध्य एशिया के रास्ते भारत आया था, नहीं जो इस्लाम भारत में आया है वो मध्य एशिया के रास्ते ही आया है। भाई मध्य एशिया से लोग आते थे, मध्य एशिया मिडिल ईस्ट से बहुत काफी लोग आए हैं। ठीक है, जैसे भारत में सूफीवाद है, संगीत है, साहित्य है, वास्तुकला है, भजन है, फैशन है, ये सभी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें मध्य एशिया से आई हैं। ये सूफी उफी जितने लोग आए हैं, या बहुत सारा भोजन है, व्यंजन है, खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं मध्य एशिया से आई। बहुत सारा फैशन बहुत सारा आया है, ये भी है, ठीक है, फैशन है। लगभग एक शताब्दी तक लोगों, वस्तुओं तथा विचारों का निर्वाह, यानी लगभग एक शताब्दी तक लगातार यहाँ के लोगों के विचारों का प्रवाह रहा। मध्यकाल में व्यापार प्रवासी जैसे ताशकंद है, बुखारा है, अन्य स्थानों पर भारतीय मौजूद थे। ताशकंद समझौता सुना होगा, नहीं कह सकते मध्यकाल में भी जो ताशकंद है इनके साथ हमारे साथ क्या होता था, मध्यकाल में व्यापार था। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत में 19वीं शताब्दी के मध्य में एशियाई खानों में विजय के आदान प्रदान में बाधित रहा। भारत मध्य एशिया की कल्पना और साहित्य का हिस्सा बना हुआ है। भारत जो है वह मध्य एशिया में कल्पना और साहित्य का हिस्सा बना हुआ है। 1917 में सोवियत क्रांति और 1947 भारत की स्वतंत्रता में इनमें कुछ संपर्कों में पुनर्जीवित किया है, पुनः संपर्क स्थापित किए हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसे सोवियत संघ ने मध्य एशिया के साथ व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंध बनाने की अनुमति दी। यानी सोवियत संघ जब था तो सोवियत संघ भारत को यह अनुमति देता कि वो मध्य एशिया के साथ क्या कर सकते थे, संबंध बनाने की अनुमति थी। भारत ने ताशकंद और अलमाटी में अपने वाणिज्यिक दूतावास बनाए थे। महान भारतीय सूफी संत अमीर खुसरो उस समय के प्रमुख कवि रहे। भारतीय फिल्में और संगीत जो है पूरे क्षेत्र यानी मध्य एशिया में भारत की जो फिल्में हैं, जो संगीत है, वो मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और मध्य एशिया से ही ज़्यादातर इस देश में लुटेरे भी आए हैं, ये भी बता देना। ठीक है, ज़्यादातर जितने यहाँ पर विदेशी आए हैं, दिल्ली से जितने भी हम लोगों को पढ़ते हैं, ज़्यादा हाईएस्ट लोग जो रास्ता वही है, वही उसी रास्ते से आएंगे। और कहाँ से आएंगे, तो मध्य एशिया से ज़्यादा लोग हैं, या मिडिल ईस्ट यानी जो है वही रास्ते से ज़्यादा। भारतीय फिल्में, जो गाने, जो हमारा संगीत है, जो म्यूजिक हमारे पर बहुत बचता है, क्योंकि उनके साथ हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही क्या भैया हमारे साथ उनके साथ क्या है, रिलेशन या संबंध है। भारतीय फिल्में, भारत जो है सद्भावना तथा भारतीय आदमकंद को गर्मजोशी, यानी मध्य एशिया के लोगों के साथ हम बड़े गर्मजोशी के साथ क्या करते हैं, हम उनके साथ उनका स्वागत करते हैं।
ठीक है। तो यही सारी चीज़ें रहेंगी और बाकी इतनी ही चीज़ें आप लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो जितने चीज़ें मैंने आपको बताई है, आज भी अगर मध्य एशिया के साथ देखोगे तो आईटी सेक्टर हो, रेलवे हो, सड़क हो, बिजली हो, स्टेशन हो, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी परियोजनाओं लगाने की गुंजाइश है। अब मध्य एशिया के साथ अगर आप देखोगे तो उनके साथ हमारे साथ जैसे आईटी सेक्टर है, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल है, वस्त्र है, पर्यटन है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। यानी मध्य एशिया के साथ अगर भारत के संबंध बनते हैं तो भारत और मध्य एशिया दोनों के लिए सुखद होने वाले हैं। यानी मध्य एशिया और भारत के जो संबंध है वह पूरे विश्व के लिए, मध्य एशिया और भारत के लिए, दोनों के लिए हमेशा सुखद रहेंगे। और चाहे जब इसके समय और कह सकते 2015 के बाद, अगर आप निष्कर्ष बोल रहा हूं, ठीक है, 2015 के बाद जो मध्य एशिया के साथ जो हमारे संबंध बने हैं वो काफी बेहतर बने हैं। हर एक सेक्टर में, अगर आज यूरेनियम का सेक्टर हो, प्राकृतिक गैसों का सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल जो हो, या अन्य जितने भी रक्षा सहयोग हमारे साथ उनके साथ हुए हैं, सभी क्षेत्र काफी बेहतर हैं। और धीरे धीरे कह सकते कि मध्य एशिया के जो देश हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है, जो संबंध है, लगातार बेहतर बन रहा। अगर हमारे रिश्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर बीच में नहीं होते, शायद कह सकते कि मध्य एशिया के साथ जो हमारे संबंध होते हैं वो और भी बेहतर बन सकते थे। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि 2015 के बाद जो संबंध है वो संबंध प्रगाढ़ हुए हैं और लगातार संबंध भारत और मध्य एशिया में बेहतर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना था उतने मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दी हैं। ठीक है, तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, इसमें जितना था तो मध्य एशिया वाला जितना था मैंने आपको सारा बता दिया। तो इसी के साथ क्या है, लगभग क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जितना था इसमें सांस्कृतिक और आर्थिक भी मैंने बता दिया। ये मध्य एशिया वाला जब आएगा, भारत और मध्य एशिया में आएगा, तो आपको इतनी ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बच गया है, वो मैं बता देता हूँ। वो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें बच गया, मैं क्वेश्चन बोल भी देता हूँ। भारत और पश्चिम एशियाई देशों में संबंधित व्याख्या, यानी भारत और जो पश्चिम एशिया है उसके साथ हमारे साथ कैसे संबंध है। तो पश्चिम एशिया में भैया ईरान के साथ हमारे साथ कैसे संबंध है, इनको देखेंगे। ठीक है, तो इन फिलिस्तीन, इजराइल क्या है, यही सब क्या है, इनके साथ हमारे साथ कैसे संबंध है, नेक्स्ट क्लास होगी हम उसको देखेंगे। ठीक है।